हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं सीटेट पेपर फर्स्ट का। सीटेट में जो पेपर फर्स्ट का पेपर है वो कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और जो ये पेपर है वो आया हुआ है नवंबर 2012 में। तो हम नवंबर 2012 का सीटेट का पेपर फर्स्ट का पूरा पेपर देखने वाले हैं। एक एक करके सभी प्रश्नों को 1 से लेकर 150 तक के सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखे बगैर मत जाइएगा, क्योंकि जब आप पेपर देखेंगे तो आप वहाँ पे आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में से ही लिए गए हैं। जब भी सीटेट का पेपर होता है ना, तो 90% क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के ही आते हैं। बस 10% क्वेश्चन, या आप मान लीजिए 10 से भी कम परसेंटेज 4 to 5% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कुछ आपको नए देखने को मिलेंगे। अदरवाइज़ आपको सारे क्वेश्चन, यहाँ तक कि मैथ्स तक में आपको वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे बिना मत जाइएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो और एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं, जिससे आपको आने वाली परीक्षा में बहुत हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यता। जो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं वो सामान्यता किसमें होती हैं? उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक ग्रसित होते हैं, या फिर औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर सीखने की कुछ निर्योग्यताएं तो औसत से श्रेष्ठ वालों में नहीं। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। लड़कों लड़कियों किसी में भी पाई जा सकती है। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों के अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सीखने संबंधी निर्योग्यताएं हैं तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यह उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस समस्या से ग्रसित होते हैं। तो वो क्या है, वो बच्चों में भी आ जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, एक बच्चा जो से ग्रसित है वह 100 को पढ़ रहा है वॉज, न्यूक्लियर को पढ़ रहा है अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। ये एक जैसे यहाँ पे क्या है, वो थोड़ा सा लेटर्स को आगे पीछे करके पढ़ता है। तो उसमें किस तरीके की जो है वो ग्रसित है, किस समस्या से? वो जो पढ़ाई से संबंधित समस्या है तो वो ग्रसित है। एक सेकेंड, तो इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, तो ऑप्शन जो 4 वाला है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो इन चरणों के आपको सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी सूचना होगी तो उसको करेंगे पूर्व प्रक्रमण। ठीक है, फिर उसके बाद उस सूचना का हम क्या करेंगे, श्रेणीकरण करेंगे। तो पहले गा आएगा फिर घा आएगा। तो कहाँ पे है, पहले सेकंड वाले में पहले गा फिर घा। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रक्रिया का चयन करेंगे कि प्रतिक्रिया क्या करनी है, और फिर उस प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन करेंगे। तो खा फिर का। तो ऑप्शन जो सेकंड वाला है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। ये बिल्कुल नहीं, वो भी शिक्षकों पे थोड़ा बहुत निर्भर रहेंगे। स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाती, तो बिल्कुल भी नहीं। प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आंशिक पुनर्वलन। तो जो आंशिक पुनर्वलन है वो क्या होता है, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो ऐसा भी नहीं, कक्षा कक्ष में बिल्कुल प्रयुक्त होगा। पशुओं को प्रशिक्षित करने के लिए सर्वाधिक कार्य करते, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो है आंशिक पुनर्वलन वो क्या है कि सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। कि सतत है उसकी अपेक्षा क्या है कि आंशिक पुनर्वलन जो है उसकी अपेक्षा अधिक प्रभावी है। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता। तो जो शारीरिक रूप से अक्षम है तो उनको क्या है, लिखने में प्रॉब्लम होती है। जो जब शारीरिक रूप से सही नहीं है, हाथ वगैरह सही से काम नहीं कर रहे, तो लिखने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की समस्या को बोलते हैं हम डिस्ग्राफिया। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। किशोर का अनुभव कर सकते हैं। तो किशोर जो है वो किसका ज़्यादा अनुभव कर सकते हैं, तो वो करते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार से। जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव का अनुभव बिल्कुल नहीं करेंगे। आत्मसिद्धि भी नहीं, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार से ही हमेशा ग्रसित रहते हैं। बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने बारे में सोचते रहते हैं कैसे अपना मान सम्मान बढ़ाए, तो इस चीज़ से वो ग्रसित रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल जिसमें क्या है, हम बहुत थोड़ी सी गतिविधि कर रहे हैं। तो जैसे चलना काफ़ी ज़्यादा है, दौड़ना फुदकना है तो ज़्यादा। सबसे सूक्ष्म इसमें क्या होगा, वो होगा लिखना। तो ऑप्शन थर्ड जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है कि बच्चे अपने आप कर सीख रहे हैं और साथ में उनको थोड़ा बहुत सहयोग भी करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से है। तो इसमें क्या है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान,
प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना बिल्कुल भी नहीं। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों का बिल्कुल भी नहीं हल करवाएंगे एकदम से। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम है। बुद्धि लब्धांक से जब कम वाला बच्चा साथ में होगा तो वो फिर उसके साथ अधिक कैसे सीख सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारा सही उत्तर है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, तो अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई है उसको बोलते हैं स्वनिम। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इनको आप बिल्कुल रट कर जाइए, क्योंकि यही प्रश्न आपको बार बार परीक्षा में हर साल देखने को मिलते हैं। इसको आप बिल्कुल रट कर जाइए। अगला है कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु का वर्ष क्या होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो जो बुद्धि लब्धि जो बराबर होती है वो होती है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु और गुना 100। तो इसमें आपसे मानसिक आयु पूछी गई है, वास्तविक आयु 16 वर्षीय दी गई थी, तो ये हो गया। और बुद्धि लब्धांक भी आपको 75 दिया गया है, तो यहाँ IQ की जगह हम 75 कर लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 12। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बुद्धि लब्धांक सामान्यतः रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो जो बुद्धि लब्धांक है वो सामान्य रूप से कैसे शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, ये बहुत उच्च रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। तो सीखने के लिए जो अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है वो कौन सा करता है, तो वो कोई बाह्य कारक करता है, नहीं आंतरिक कारक भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ बाह्य कारक। असफलता से बचने के लिए, असफल ना हो जाए बस इसलिए अभिप्रेरणा होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, सरल लक्ष्य है या कठिन लक्ष्य है इसका तो कोई मतलब नहीं है। लक्ष्य कैसा भी अगर हम अभिप्रेरित हैं तो हम जरूर करेंगे। लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, हमें लक्ष्य प्राप्त करने के बाद जो संतुष्टि मिलती है वो हमें और अच्छे से सीखने के लिए प्रेरित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निर्धारक देता है सिवाय। तो बहुबुद्धि जो सिद्धांत है वो क्या निर्धारक देता है, इनमें से किसी एक के सिवाय। विषय को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है, ये बिल्कुल किया जा सकता है, सही है। विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, तो संवेग का बुद्धि लब्धि से कोई लेना देना नहीं, ये भी एक तरह से सही। अगला देख लेते हैं। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है, तो यही हो जाएगा हमारा सही उत्तर। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला देख लेते हैं। एक समान, इसमें क्या है कि एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को क्या है निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो एक वर्ष का अगर बच्चा है, एक वर्ष बाद अगर हम देख रहे हैं तो जो सिर्फ परिवारों में ही तो अंतर है ना, सिर्फ परिवारों में अंतर है, तो इससे बुद्धि लब्धांक पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। निर्धन परिवार वाली लड़की की अपेक्षा धनी आर्थिक जो परिवार है, सामाजिक आर्थिक रूप से धनी परिवार है, उसका लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। निर्धन वाले कम आए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, ये भी नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है समान हो, अलग भी हो सकते हैं। धनी सामाजिक आर्थिक जो परिवार वाली लड़की की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक, ऐसा भी नहीं, जब ये भी नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता है। ना धनी वाला ज़्यादा ले आएगा ये ज़रूरी है, ना निर्धन वाला ज़्यादा ले आएगा ये ज़रूरी है, कुछ भी हो सकता है, किसी के भी ज़्यादा आ सकते हैं। तो सामाजिक आर्थिक जो स्तर है वो बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। सीखने के लिए जब हम आकलन करेंगे तो किसका ध्यान नहीं रखेगा, एक और बाकी सबका रखेगा। तो वो अधिगम शैलियों का भी ध्यान रखेगा, क्षमताएँ भी रखेगा, त्रुटियाँ, पर वो जो विद्यार्थियों की आवश्यकताएँ हैं उनका ध्यान नहीं रखता। एक सशक्त विद्यालय अपने, अगला प्रश्न देखिए, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो अपने शिक्षकों में किस योग्यता को सर्वाधिक बढ़ावा देगा एक सशक्त विद्यालय, किसको देगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देगा। स्मृति या अनुशासित स्वभाव है, जो परीक्षण करने की प्रवृत्ति, इनसे ज़्यादा वो देगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा। अगला प्रश्न है हमारा, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछने लगती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, तो मोनिका क्या कर रही है, राधिका से जब प्रश्न पूछा तो उसे उत्तर नहीं आया तो उसने उसे छोड़ दिया और मोहन से पूछने लगी। पर जब मोहन को उत्तर नहीं आया
तो उसने क्या किया, अपने प्रश्न के शब्दों को थोड़ा सा बदला, मतलब उसे समझाने की कोशिश की। तो ये क्या दर्शा रही है कि ये चाहती तो राधिका को भी समझा सकती थी, तब शायद वो भी उत्तर दे पाती। तो राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही थी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, राधिका के फेवर में तो वो दिख ही नहीं रही है। इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने की योग्य नहीं है। ऐसा कैसे उसको पता है, अगर समझाती तो हो सकता है वो दे देती। अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, नहीं। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, बिल्कुल सही उत्तर है ये। क्या करिए, मोहन का पक्ष ले रही है, मोहन को थोड़ा सा प्रश्न समझाने की कोशिश कर रही है, जबकि राधिका के लिए उसने ऐसा नहीं किया। तो ऑप्शन जो 4 है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। तो विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों के बीच लड़कों का चयन, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे तो लिंग को और बढ़ावा मिलेगा, लिंग भेदभाव को। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अभिसंज्ञान, तो ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पुरुष एवं महिलाएं शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, इससे भी कुछ नहीं होगा, जो योग्य है आप उसको भर्ती करिए। विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना, कड़ाई से पालन, नियमों बना के उनको कड़ाई से पालन नहीं करवाया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? जो विद्यालय से उपस्थिति नहीं है उन बच्चों की, तो उनको कैसे प्रोत्साहित हम कर सकते हैं? तो उनको कैसे कर सकते हैं? बच्चों को आकर्षित करने के प्रतिदिन 5 रुपये देना, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसे पैसे देने की आदत बिल्कुल नहीं डालनी। आवासीय विद्यालय खोलना, तो बच्चे हो सकता है घरों से दूर रह रहे, मतलब उनका घर काफ़ी दूर है इसलिए ना विद्यालय आ पाते हो, तो ये तो ठीक हो सकता है। आगे देख लेते हैं, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने को कानून दंडनीय अपराध नहीं, ऐसे अगर सजा देंगे तो वो बिल्कुल ही डरने लगेंगे और दूर हो जाएंगे विद्यालय से। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए, ऐसा नहीं है। बच्चे अगर आना नहीं चाहेंगे तो कितना भी आप कर लीजिए, ऐसे नियुक्त जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। तो क्या है, आवासीय विद्यालय खोलना, इससे प्रोत्साहित हो सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं तो नहीं हो पाता उनका आना संभव। तो इससे क्या है कि प्रोत्साहित थोड़ा सा हो जाएगा विद्यालय में बच्चे। अगला प्रश्न है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। सफल समावेशन अच्छे से हो जाए किसके सिवाय और बाकी सबकी आवश्यकता होती है? तो क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना, पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी भी जरूरी है, संवेदनशील भी है, क्षमता भी, लेकिन पृथक्करण समावेशन के जरूरी नहीं है कि हमको पृथक्करण, तो आप समझ रही हैं जब पृथक्करण है तो समावेशन किस बात का है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सह शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? तो यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ये क्या करता है, सह शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर स्तर को क्या है कि बढ़ाने का औचित्य जो किस आधार पर कर सकते हैं, यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। तो इसमें क्या होगा सही उत्तर? तो ये क्या करता है, ये करता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट, ठीक है ना। जब निष्पादन के स्तर को अगर हम औचित्य स्थापन के आधार पर किया गया था कि सभी लोग क्या है अपने आप में थोड़े से अलग हैं, तो जब व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है तो वो निष्पादन के स्तर को भी बढ़ाता है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय। तो जब हम विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन कर रहे हैं तो हमें किसका जरूर होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के लिए पोर्टफोलियो है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि अंतः विषय अनुदेशन कर रहे हैं तो उसका सर्वोत्तम लाभ क्या है? विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है, ऐसा। तो अभी चलिए आगे देख लेते हैं, पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। तो ये क्या है, विद्यार्थियों को नए ज्ञान, ये वाला बिल्कुल सही बैठ रहा है कि विद्यार्थियों को सीखा गया जो उनका ज्ञान है उसको बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करेंगे और सामान्यीकृत करने के लिए अवसर भी दिए जाते हैं। ये अंतःविषयी अनुदेशन है, ठीक है ना। अगर आपको कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो हिंदी में समझ नहीं आ रहे तो आप लोग क्या करिए कि तुरंत इंग्लिश में देख लिया करिए, जिससे क्या है हो सकता है आपको वो चीज़ समझ में आ जाए, वो टर्म समझ में आ जाए, तो आपको वो क्वेश्चन ईजी लगने लगेगा। शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो शिक्षक किसके अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना लेगा? क्या नहीं करना चाहिए? मुक्त खेल के लिए समय देना, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने,
जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करना। तो क्या है, मुक्त खेल की भी सही है, सृजनात्मक चिंतन के लिए भी सीमित, तो ये भी सही है, मुक्त अंत वाली सामग्री भी सही है उपलब्ध करें। लेकिन जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना ये एकदम गलत है। वो जितना भी कर रहे हैं उतना ही काफ़ी, एकदम परिपूर्ण तरीके से करें ये तो बिल्कुल नहीं। परिपूर्णता की अपेक्षा करना ये है गलत, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब शिक्षार्थी को समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है, विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उनके पास क्या होता है, तो उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। ऑप्शन जो हमारा सेकंड है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 27। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को सकारात्मक वातावरण बनाना है तो शिक्षक क्या करना है, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना है, नहीं, बच्चे का विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। बिल्कुल सही, तभी तो सकारात्मक वातावरण बनेगा जब आप आपस में बच्चों में विभेद नहीं करें। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है, तो कौन सी थीम सबसे अच्छी है नर्सरी में पढ़ाने के लिए, तो वो है मेरा परिवार, क्योंकि जब शुरुआत में बच्चा आता है ना, अपने परिवार से ही विद्यालय आता है, तो सबसे अच्छा है उसे परिवार के बारे में ही पूछा और पढ़ाया जाए। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29 है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। अगला देखते हैं, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो ये संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो बिल्कुल स्वयं बच्चों द्वारा अगर कोई त्रुटियों को सुधारा जा रहा है तो उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, त्रुटियों को सुधारा जा सकता है ये सोचकर उन्हें त्रुटियों को नहीं छोड़ना है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने के योग्य ही नहीं है तो इसका क्या अर्थ है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल रही। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। कौन सी विशेष चिन्ह है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, तो ये तो ठीक है। अगला और आगे भी देख लेते हैं, समस्या मौलिक होती है, ऐसा नहीं, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, एक उपागम नहीं होता। समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है, बिल्कुल भी नहीं। तो समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिए होते हैं, जो कथन जो होता है उसी में संकेत दिए होते हैं कि समस्या कहाँ से सॉल्व होगी। तो ये तो सारे पेडागोजी वाले क्वेश्चंस हो गए 30। चलिए आगे बढ़ते हैं।